खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। अब तक आपने सुना चलो दिल्ली का नारा लगाते हुए आजाद हिंद फौज के जवानों का सफर जारी था। रास्ते में जापानी टुकड़ी भी मिल गई थी। जापानी सैनिक 4-5 घंटे विश्राम करने के बाद अपना सफर तेजी से पूरा करने में लगे हुए थे। रास्ते में जहां भी नदी मिलती, जापानी सैनिक नंगे होकर छलांग लगाते हुए नहाने लगते थे। ऐसा देखना भारतीय फौजियों के लिए अजीब था। अब आगे। जापानी मेजर, आपके सैनिक इस तरह होकर क्यों नहाते हैं? हम हिंदुस्तानी को शर्म आती है। कैप्टन शाहनवाज, जापान के न्याय देव कोई बात ना छुपाने का संदेश देते हैं। हम जापानियों ने तय किया है कि तुम्हारे चंद्रा बोस से कुछ भी नहीं छिपाएंगे। मेजर सुन रहे हैं? ब्रह्म देश की उत्तरी सीमा पर चीनी, अमेरिकी और ब्रिटिश फौज का जमावड़ा है। जापानियों की आकाश में मौजूदगी ना होने से अमेरिकी विमान ब्रह्म देश की हवाई सीमा में मंडरा रहे हैं, जिनके खौफ से किसान पलायन कर गए हैं। चौतरफा डर ही डर है। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो तेजी से सफर पूरा करना है बस। आजाद हिंद फौज के जवान मुरगुई और ट्रॉय का किनारा पकड़कर आगे बढ़ रहे थे। भारी सामान, मशीन गनें और 5 लॉरियों को नाव में चढ़ाकर जल मार्ग से रंगून भेज दिया गया था। यहां से आगे का सफर भी दुश्मन के हमले के खतरे से भरा था। जवानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वे मर्जवान शहर पहुंचे। ब्रह्मदेश में पैगोड़ा के दर्शन होने लगे थे। अब रंगून का सफर ट्रेन से पूरा होना था। साथियों, हम टॉय नदी के पास पहुंच गए हैं। आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! आजाद हिंद फौज जिंदाबाद! नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! साथियों, लगता है ट्रेन के ऊपर अमेरिकी विमान चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिकी विमान हम पर बम गिरा रहे हैं। जहां भी जगह मिले सेफ पोजीशन ले लो। ये विमान ज्यादा देर नहीं रहेंगे। तुम उधर जाकर देखो। तुम उस तरफ जाओ। देखो, डिब्बे में आग लग गई है। इसमें जापानी सैनिक है। जापानी मेजर, देखो। हमने अपने 8 साथियों को खो दिया है। 6 साथी घायल हैं। मेजर, हमारे साथी जीत सिंह भी शहीद हुए हैं। उनको यह गौरव प्राप्त हुआ है कि वो आजाद हिंद फौज के पहले शहीद कहलाएंगे। साथियों, अब दिन में ट्रेन नहीं चलेगी। हम अपने साथी जीत सिंह का अंतिम संस्कार करके ही आगे चलेंगे। जीत सिंह अमर रहे! जीत सिंह अमर रहे! जीत सिंह अमर रहे! जापान सरकार ने इम्फाल अभियान को हरी झंडी दे दी थी। नेताजी से कह दिया गया था, तैयार रहें, जल्दी ही हम लड़ाई के मोर्चे पर होंगे। नेताजी लड़ाई की तैयारी में व्यस्त थे। सेना का रसद, गोला बारूद, कपड़े, तमाम सामान आगे भेजने में जुटे हुए थे। 2 महीने पहले ही वो रंगून आ गए थे। जमाल एवेन्यू का विशाल बंगला आजाद हिंद सरकार का हेडक्वार्टर बना हुआ था। शौकत मलिक, क्या हुआ? नेताजी, मैं होश में हूं। मैंने शराब नहीं पी है। चलो बताओ क्या बात है, और ये कौन है तुम्हारे साथ? कहीं लड़कर आ रहे हो क्या? अपना आदमी है। क्या हाल हुआ है इसका? कमीज फटी हुई है, इसको भी शराब पिला दी क्या? खुदा कसम, मैंने कुछ नहीं किया। तुम चुप रहो। तुम बताओ,
क्या हुआ तुम्हारे साथ? नेताजी बताओ, मैं उन्हें सल्यूट क्यों करूं? क्या वो मेरे मालिक हैं? जापानी है तो क्या हुआ? क्या हुआ, पूरी बात बताओ। ये गधा जापानी कैप्टन से लड़के आया है। नेताजी, परेड ग्राउंड से आते समय मेरी एक जापानी हवलदार से झड़प हो गई। उसने मुझे डांटा, कह रहा था, गधे तूने मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया? मैंने कहा, क्या तू मेरा साहब है जो तुझे सैल्यूट करूंगा? कह रहा था, तुम मेरे अन्न पर पल रहे हो, तुम मेरा खा रहे हो, तुम्हें सैल्यूट ठोकना ही पड़ेगा। उस समय एक जापानी कैप्टन ने आगे आकर मुझे धमकाया, कहा चुप रहे नहीं तो उल्टा टांग दूंगा। फिर क्या नेताजी, थोड़ी हाथापाई हो गई। मैंने कह दिया मर जाऊंगा लेकिन किसी एरे गेरे को सैल्यूट नहीं करूंगा। शौकत, छोड़ दो इसे, इसने जो किया वो ठीक किया। सुभाष समझ रहे थे कि जापानियों को लेकर हिंदुस्तानियों के मन में जो चल रहा था, लेकिन जापानियों की बिना मदद के उन्हें अपना आजाद हिंदुस्तान का लक्ष्य जो पूरा करना था, इसलिए शांत थे। वे स्वतंत्रता संघ के कार्यालय में चले आए। भाई परमानंद, कैसे हो? डॉक्टर बामा से मुलाकात हुई? वे हमारे मित्र हैं। नेताजी, मुलाकात हुई थी, बात भी हुई थी। उन्हें रंगून में आज़ाद हिंद बैंक बनाने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। उन्होंने अरुचि सी दिखाई थी। ऐसा क्यों? कारण नहीं बताया? बोल रहे थे उनका ब्रह्मी बैंक पहले से घाटे में चल रहा है, आज़ाद हिंद बैंक बना तो उससे भी मुकाबला करना होगा। हम उनसे मुकाबला क्यों करना चाहेंगे? हम तो कुछ दिन में लड़ाई के मोर्चे पर होंगे। जैसे जैसे हिंदुस्तान में आगे बढ़ते जाएंगे, वहां वहां से हमें प्रशासन चलाने के लिए बैंक की जरूरत होगी। ये उन्हें समझना होगा। चलो, इस बारे में बाद में बात करते हैं। नेताजी, आप चिंता ना करें, मैं हबीब और नूर सिंह आपके बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हमारे कारोबार का पूरा पैसा हिंदुस्तान की आज़ादी में लगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। हबीब बाबू, आप जैसे व्यापारी साथियों का साथ ही तो हमारा बल है। आपके नए बैंक की आरंभिक पूंजी के लिए अभी 10-10 लाख आपके हाथों में दे देते हैं। आप शुरू कीजिए बैंक। यलप्पा जी, आप तो कुबेर हैं। कहिए, आप क्या करना चाहते हैं? वैसे मेरे पास 5-6 लोग ऐसे हैं जो बैंक के लिए 50-50 लाख देने को उतावले हैं, लेकिन उनके लिए मुझे जापानियों से पूछना पड़ेगा। चलो, बात करूंगा। अब रात हो चुकी है, सभा को विसर्जित करते हैं। नेताजी। हाँ बोलो आबिद, क्या कहना चाहते? ये लिफाफा लीजिए, फुर्सत से कल ही पढ़िएगा। किसने भेजा है? केशव मेनन ने भेजा है, आपको देने का कहा है। इसमें क्या है आबिद? ऐसा कुछ नहीं है, अखबार की 1 साल पुरानी कतरन है जिसमें पंडित नेहरू ने आपके बारे में कुछ कहा था। वैसे तो बात मजाक लग रही है, लेकिन मन को पीड़ा देने वाली है। अभी तो आप आराम कीजिए, कल ही पढ़िएगा। क्या प्रतिक्रिया है पंडित जी की? युवावस्था में विद्रोह, उथल पुथल भरे साल। नहीं, ये मुझे सोने नहीं देंगे। पढ़ ही लेता हूं। सुभाष चंद्र बोस के देश प्रेम और उसके ध्येय पर मेरे मन में कभी कोई सवाल नहीं रहा। एक समय वो मेरे करीबी और प्रिय साथी रहे हैं, पर एक प्रवाह में नहीं चल सके। 2 विचारधाराओं ने हमें अलग अलग प्रवाहित होने पर विवश कर दिया। आज भी सुभाष की भूमिका मुझे सही नहीं लग रही। लगता है वो भटक गया है। वो जिस रास्ते पर चल रहा है वो मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद भी केवल जब उसकी नई भूमिका निर्मित हो रही है, उस समय में भी अपनी नापसंदगी जाहिर कर चुप बैठना मेरा स्वभाव नहीं है। हिटलर और मुसोलिनी दानव हैं और नरक भोगने के लायक। इसीलिए सुभाष का उद्देश्य गंगा की तरह पवित्र हो। लेकिन यदि जापानी फौज के साथ हिंदुस्तान में सुभाष आए तो मैं 2-2 हाथ करने से झिझकूंगा नहीं। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? अपनी मातृभूमि को धोखा तो नहीं दे रहा हूं? कितने लोगों से उलझा व्यर्थ का संघर्ष तो नहीं कर रहा हूं? जवाहरलाल जैसे दोस्त, पिता समान महात्मा गांधी,
सब कुछ करने के बाद भी यदि वो मुझसे मुंह फेर लेंगे तो क्या मैं सह पाऊंगा? क्या इसी सोच के लिए मैंने कलकत्ता में परिवार छोड़ा, दूर देश एमिली और अपनी बेटी को छोड़ा? मैंने ये सब क्यों किया? क्यों किया ये? क्या दोष मेरा है? इंग्लैंड जैसा छोटा देश 16 करोड़ की जनता को गुलाम बनाए हुए है। उनके खिलाफ यदि मैंने क्रांति की तो क्या बुरा किया? इंग्लैंड आज मानवता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा है ना, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान? मैं क्यों उसके खिलाफ हिटलर और मुसोलिनी की गुफा में गया अपनी आजादी के लिए? मेरा मन कह रहा है, सुभाष, तुम्हें देश की आजादी हासिल करनी है, किसी भी कीमत पर रुको नहीं, आगे बढ़ो। कोई कौन क्या कहता है, क्या सोचता है, अब सोचने का वक्त नहीं है। ये परीक्षा की घड़ी है। सुभाष, अहिंसा के पुजारी की जन्मभूमि में पैदा हुए हो तुम। उनके आशीर्वाद से तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलेगा। किसे मिली है बिना लड़ाई की आजादी? इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज है ऐसी आजादी? सुभाष, रास्ते पर बढ़े चलो, दिल्ली चलो। लाल किला इंतजार कर रहा है आजाद भारत के पहले सूर्य का। यदि अहिंसा से ही आजादी मिलना होती तो सालों से हिंदुस्तानी बंदियों से बंदीगृह नहीं भरे होते। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी फांसी पर नहीं चढ़ते। जब ब्रिटिश पूरी तरह से हिंदुस्तान को चूस लेंगे तब देंगे आजादी। उसने ईसाई धर्म के प्रचार और मानवता की रक्षा के लिए हिंदुस्तान को नहीं चुना है। उसने तो व्यापार और जुल्म के लिए हमें गुलाम बनाया है। सुभाष, तुम्हें अपनी तलवार को तैयार रखना है। ये ब्रिटिश को उसकी भाषा में समझाएगी और भागने को मजबूर करेगी। अरे नेताजी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? जल्दी उठ गए? नहीं सहगल, रात को सो नहीं पाया। क्या हुआ? नींद क्यों नहीं आई? तनाव में दिख रहे हैं आप। इन अंग्रेजों को क्या अधिकार है मुझे गद्दार कहने का? खुद चोर है। अरे सुबह सुबह अंग्रेजों पर क्यों गुस्सा आ गया आपको? मुझे हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों की कतार में गिन रहे हैं और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं अपने जवाहर। सहगल, मैं कभी मातृभूमि को लेकर अपने प्रेम के साथ समझौता नहीं कर सकता। जिस दिन नौबत आएगी उस दिन खुद को खत्म कर लूंगा। नेहरू अपनी राजनीति देखें, मेरे लिए तो हिंदुस्तान की आजादी और लोक नीति है। मन में उठते हिलोरों के बाद सुभाष को अपना लक्ष्य अर्जुन की तरह केवल मछली की आंख दिखाई दे रहा था। जापानी अधिकारियों के साथ होने वाली बैठक को लेकर नेताजी नोट्स लिख रहे थे। अचानक शाहनवाज का आना हुआ। नेताजी, बहुत हुआ। आजाद हिंद फौज में कौन सा कानून चलेगा? लग रहा है जापानी कानून से चलेगी हमारी फौज। क्या कह रहे हैं जापानी अफसर? उनका कहना है हथियार उनके हैं, कपड़े उनके हैं, जापानी कानून ही मानना होगा। आजाद हिंद फौज की हैसियत दूसरे दर्जे की रहेगी। शाहनवाज, नेताजी, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। ऐसा ही करना है तो हिटलर के गेस्टापो और पानी कंपेकाई में फर्क क्या रहेगा? दोनों अनुशासन के नाम पर जुल्म ही करते हैं ना। बिना पूछे किसी भी हिंदुस्तानी फौजी को बंदी बना लेना। शाम को मेरी मिस्टर कबाबे से बैठक है। हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य पर फतह का फैसला हो चुका था। हिंदुस्तान की धरती पर पहला कदम कौन रखेगा, आजाद हिंद फौज या जापानी फौज? हिंदुस्तानी फौजियों का लड़ाई में किस तरह उपयोग होगा, जैसे तमाम मसलों पर बैठक में चर्चा होने लगी थी। जापानी फौजी अफसरों के साथ सुभाष मौजूद थे। सुभाष के पास हिंदुस्तान की आजादी की जिद और हिंदुस्तानी भाइयों से जुटाया गया धन और खुद का व्यक्तित्व था।
मिस्टर चंद्रा बोस, सबसे पहले ये तय कर लेते हैं जीते हुए क्षेत्र पर प्रशासन किसका होगा। जनरल, ये कोई चर्चा का विषय है ही नहीं। हमने आजाद हिंद दल की स्थापना की है। मैं अपने लोगों को प्रशासनिक प्रशिक्षण भी दे रहा हूं। जीता हुआ क्षेत्र हमारे नियंत्रण में होगा। चंद्रा बोस, मैंने तो ऐसा ही पूछा था। जब हमारे प्रधानमंत्री ने आपकी इस मांग को मान्य कर दिया है तो हमें आपत्ति करने का अधिकार ही नहीं है। वैसे भी हम आपको अंडमान और निकोबार द्वीप दे चुके हैं। जनरल, हमने आजाद हिंद बैंक की स्थापना की ओर कदम बढ़ा लिया है। आजाद हिंद बैंक को लेकर आप हमारी आपत्ति देख लीजिए। मिस्टर चंद्रा बोस, युद्ध के समय दूसरे राष्ट्र में बैंक की स्थापना का क्या मतलब है? एक बार बैंक ने घाटे की राह पकड़ ली तो कोई नहीं संभाल पाएगा। जो पैसा जमा करेंगे उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। जनरल, हम कोई बैंकिंग के लिए बैंक की स्थापना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तानियों के कल्याण के लिए पूर्वी हिंदुस्तानियों की भावनाओं को जमा रखने का नाम होगा आजाद हिंद बैंक। मैं 2-4 दिन में बैंक स्थापना करना चाहता हूं। चलिए, आप आजाद हिंद बैंक बनाइए। मूल मुद्दे पर आते हैं, जंग और जंग की रणनीति पर। हाँ, सही कहा आपने। मैं ये जानना चाहता हूं कि आजाद हिंद फौज जापानी कानून के दायरे में आती है या नहीं। किस तरह की बात कर रहे हैं? ये बात बेमतलब की है। जब हम युद्ध में जा रहे हों तो आत्मीयता से आगे बढ़ें, हमारे कायदे को मानकर निश्चिंत होकर आगे बढ़ें। जनरल साहब, आजाद हिंद फौज ने खुद अपने कानून बनाए हैं। उस पर हमारे फौजी चलने के आदी हो गए हैं। आपके नए कानून को कैसे मान सकते हैं वो? क्यों नहीं मान सकते? हिंदुस्तानी फौजी क्या जापान के गुलाम हैं? इस युद्ध में आपके अलावा नानकिंग, ब्रह्मदेश और थाई के फौजी भी हैं। वो सभी हमारे कानून से चल रहे हैं, तो आपको क्या परेशानी है? सच कहूं तो इस महायुद्ध में जापान सरकार ने आपको और आजाद हिंद फौज को जितना लाड़ किया है उतना किसी के हिस्से में भी नहीं आया है मिस्टर बोस। लेकिन जापानी कायदे से आजाद हिंद फौज नहीं चलेगी। युद्ध सर पर है और आपकी ये जिद मंजूर नहीं कर सकते। देखिए जनरल साहब, जब मैं जापान सरकार से मदद लेने के लिए आया था उस समय भी मेरी भूमिका ने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया था। जनरल कवाबे समझ गए थे कि सुभाष बाबू झुकने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मेज पर बैठकर फिर वार्ता की शुरुआत की। जनरल के सुर में नरमी आ गई थी। चंद्रा बोस, अब छोटी छोटी बातों को अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लेते हैं। हमने हर फौज के साथ ऐसा ही करार किया है। यदि आपको जापानी कायदे से बाहर रखेंगे तो दूसरे भी यही कहेंगे ना। आप समझिए हमारी बात को। जनरल, ये आपकी अपनी समस्या है। मुझे तो केवल एक चिंता है कि आपकी सरकार की संसद ने हमारी अस्थायी सरकार को मान्यता दी है। मुझे और मेरे देश की 38 करोड़ जनता को यह नहीं लगना चाहिए कि आपने मान्यता देने का केवल नाटक किया था। आपको कोई शंका हो तो आइए, आपके चीफ ऑफ आर्मी, फॉरेन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री तोजो को फोन लगाइए। एक बार में हो जाना चाहिए फैसला। चलिए, यह मुद्दा हम टोक्यो पर छोड़ देते हैं। वहां से जो मार्गदर्शन मिलेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। इस आशय पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। तो तय हुआ, आजाद हिंद सैनिकों की कोई भी टुकड़ी एक बटालियन से छोटी नहीं होगी। आजाद हिंद के फौजी जापानी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और जीते हुए क्षेत्र में पहले प्रवेश करेंगे। जनरल, हमें पूरा बोध है कि आपने हमारे देश की कितनी बड़ी सेवा की है। हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद आपकी सरकार का एक एक पैसा मेरा देश हिंदुस्तान आदर के साथ लौटाएगा। यदि आज़ादी के बाद मेरे मन की सरकार नहीं बनी तो भी मैं लोगों से पैसा इकट्ठा करके आपका ऋण जरूर उतारूंगा। हाँ, एक बात और, आपके जापानी अफसर हिंदुस्तानियों के सैल्यूट न करने पर उन्हें बेइज्जत करते हैं। चंद्रा बोस, आप कहाँ छोटी छोटी बातों को दिल पर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं। हम आपको सब कुछ देंगे। यदि आपके फौजी थोड़ा सा मान दे दें तो क्या फर्क पड़ेगा? जनरल, लेकिन हमें सैनिकों के बीच दोस्ताना मिजाज पैदा करना होगा।
चलिए, आप ही बताइए क्या उपाय किया जाए। दोनों ओर से इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो भी सामने वरिष्ठ है उसे पहले सलूट करें। यही तो परंपरा है सेना की। एक समान पद वाले एक दूसरे को सलूट न करें, दोनों का मान बच जाएगा। चलिए ठीक है, अब ऐसा ही होगा। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।